नमस्कार, आपण पाहत आहात मराठी साप्ताहिक निर्भीड सम्राटचे यूट्यूब चॅनल निर्भीड सम्राटमध्ये आपले स्वागत आहे। नमस्कार, मी सिद्धार्थ काळे। आपण बघत आहात निर्भीड सम्राट न्यूज। जसं की आपल्याला माहिती आहे, काल दिल्लीमध्ये जंतर मंतरवरती कॉंग्रेस जनता पार्टीचं जे संसद चलो मार्च झालं, त्या मार्चमध्ये संपूर्ण देशाने बघितली परिस्थिती काय होती। देशामध्ये प्रथमच विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यावरचा जो आक्रोश होता, पेपर फुटीच्या संदर्भामध्ये, शिक्षणाच्या धोरणासंदर्भामध्ये जो आक्रोश होता, तो आक्रोश आपल्याला पाहण्यास मिळाला। परंतु ज्या पद्धतीने पोलिसांनी त्या विद्यार्थ्यावरती लाठीचार्ज केला, त्यामध्ये बरेचसे विद्यार्थी जखमी झाले। ही एकूण परिस्थिती बघता देशामध्ये जे आपले पंतप्रधान आहे, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जी प्रतिमा आहे, त्या प्रतिमेवर ही कशा पद्धतीची आहे या संदर्भामध्ये आपण चर्चा करणार आहे। आपल्यासोबत आज काँग्रेसचे नेते सुभाष यादव आहेत। एकूणच संपूर्ण देशाने ही परिस्थिती बघितलेली आहे। संपूर्ण देशामधून या घटनेचे तीव्र शब्दामध्ये निषेध नोंदवले जात आहेत। सुभाषजी, आपलं निर्भीड सम्राटमध्ये स्वागत। काय सांगणार आहे, जी कालची जी जंतर मंतरवरती जी परिस्थिती ओढवलेली होती, या सर्व एकूण परिस्थितीला जबाबदार कोण आहे? देखिए, कल दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हादसा बच्चों लोग के साथ हुआ है, यह इतिहास के आने वाले समय में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश का जो संविधान बन रहा है, अगर देश इस पे सही कदमों पे और ईमानदारी से चलेगा तो हमारा भारत देश पूरी दुनिया में एक नंबर पे रहेगा, और अगर इस संविधान का दुरुपयोग होगा तो इसकी कीमत पूरे देश को चुकाना पड़ेगा। आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो 2014 में नरेंद्र मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं। आपने 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार देने की बात कही थी, और आज रोजगार देने की बात तो आप दूर छोड़िए, लोग एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, और उसका समाधान निकालने के लिए आपको बैठना चाहिए तो आप भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे आप? भारत की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं अमित शाह और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप देश के साथ क्या वादा किए थे? अच्छे दिन दिखाने की बात किए थे, ये अच्छे दिन हैं। आज हमारे बच्चे रोड पे लाठी खा रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाशा देख रहे हैं संसद में बैठकर। ये देश का संविधान है, ये देश की सोच है, ऐसे देश आगे जाएगा। आप कहते हो कि भारत देश नौजवानों के कंधे पे रुका हुआ है। आप नौजवानों की हालत कर रहे हो कि उनके माँ बाप को तो छोड़ दो, आने वाली पीढ़ी को भी क्या नाम आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते हैं, और आने वाला समय आपका इसका एक एक पल का हिसाब लेगा। कुठेतरी एकंदरीत प्रकरण म्हणजे 20 ते 23 दिवसापासून हे आंदोलन चालू होतं। त्या आंदोलनाचं आमरण उपोषण सोनम वांगचुक हे करत होते। त्यांचं उपोषण तोडण्याचं कारस्थान त्या ठिकाणी झालेलं आहे। पोलिसांनी तिथे बळजबरी करून सोनम वांगचुकला ताब्यात घेऊन हॉस्पिटलमध्ये नेले। सरकारकडे 20 दिवस सरकारला 20 दिवसाचा वेळ होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी कुठेतरी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला नाही। काय सांगणार या संदर्भात? देखिए, जो चोर होता है ना, वो हमेशा डरते रहता है। संसद में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों के मन के अंदर ऐसा पाप छुपा हुआ है कि मैं उसके बारे में अभी ज्यादा आपको बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन थोड़ा आपको मैं, अगर इतिहास से हम पीछे हटके जाते हैं, आजादी के बाद महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जब अनशन पे बैठते थे तो अंग्रेज उनके पास आते थे, और आपको याद होगा 1924 में जब वो अनशन पे बैठे तो अंग्रेज लोगों का एक शिष्टमंडल आया और उनका अनशन तोड़वाया। उसके बाद आप अन्ना हजारे को देख लीजिए। अन्ना हजारे ने 2012 में अनशन किया था। अनशन मनमोहन समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और उन्होंने उस अनशन को तोड़ा, उनकी बातों पर गौर किया। जहां गलत है, कांग्रेस हमेशा तैयार रही है उस गलती को महसूस करते कि नहीं भाई गलत हुआ है और उसके साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय हुआ। आज 20 दिन से क्या नाम सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं अनशन पे। एक भारतीय जनता पार्टी का बंदा आकर मंच पर उनके अनशन की बात नहीं करता है, उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचता है। अपने आप को क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? देश उनके बाप का नहीं है, देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, और आने वाले समय में यही संविधान का डंडा इन लोग को पड़ेगा और भारत की जनता उनको सबक सिखाएगी। एकूणच परिस्थिती बघता ज्या पद्धतीने सोनम वांगचुक यांनी अमर उपोषणावर बसले होते, परंतु
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडून देखील ब्रशब्द निघलेला नाही या आंदोलन संदर्भामध्ये. जो विद्यार्थ्यावरती कालचा जो निषेध जे परिणाम झाले, काल जे संसदवरती मार्च निघाला त्या मार्चमध्ये बरेचसे विद्यार्थी जखमी झालेले, त्या संदर्भामध्ये देखील नरेंद्र मोदी यांनी कुठल्याही स्टेटमेंट दिलेलं नाही. परंतु भाजपचे जे नेते आहेत ते या सर्व घटनेला समर्थन करतात. काय सांगणार? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो आदमी की पार्टी है, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। नरेंद्र मोदी अमित शाह जो बोलते हैं वही चलता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की पार्टी है, अमित शाह की पार्टी है। और मोदी और अमित शाह का तानाशाही कब तक चलेगा? ये भारत की जनता ने जब अंग्रेजों को यहां से भगाया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भगाने में यहाँ की जनता को ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, ये जो आप जिस हिसाब से आप राजकारण कर रहे हैं, आज आपके हाथ में सीबीआई, आईडी सब आपके हाथ मार्फत चल रही है। कानून व्यवस्था का कोई रह ही नहीं गया है। महाराष्ट्र इतना बढ़िया प्रदेश था जिसके अंदर सत्ता के लोग आते थे जाते थे, विपक्ष रहता था, लेकिन आज आपने विपक्ष को तोड़ के ये हालत कर दिया है कि आने वाली पीढ़ी उसके बारे में सोचती है। लेकिन इसका नतीजा हमको भोगना पड़ेगा, हमारी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। कालचं जे आंदोलन झालं त्या आंदोलनामध्ये पोलिसाव्यतिरिक्त इतर पोलिसाचे वेषांतर करून देखील त्या ठिकाणी लोक आलेले होते. जे सीआरपीएफ जवान होते त्यांचे नेम प्लेट तिथे नव्हत्या, त्यांच्या ड्रेसला नव्हत्या. त्याचबरोबर सिव्हिलमध्ये काही लोक होते ते विद्यार्थ्यावरती लाठीचार्ज करत होते. या सर्व परिस्थितीला बघता काय सांगणार? हे एक षड्यंत्र होतं का? देखिए, कल के मोर्चे के अंदर तो मैं तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का निश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि कल के मोर्चे में जो लोग ये सब आप बता रहे हैं आरएसएस के लोग थे। और आरएसएस के लोग जब तक विचारधारा अपनी नहीं बदलेंगे तब तक पूरे भारत का बदलाव नहीं होने वाला है। और हमें आरएसएस को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। आप आरएसएस का इतिहास तो देखिए, आजादी में वो नहीं थे, हमेशा अंग्रेजों के फेवर में बातें करते थे। आज सत्ता में बैठ गए हैं, आज हिंदू धर्म को मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम के नाम से बांट रहे हैं। कभी हमें जात के नाम से बांटते हैं, सिर्फ उनको सत्ता पाना था, धर्म के नाम से सत्ता पा गए हैं। और देख रहे हैं आप राम मंदिर बनाकर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमको शर्म आती है लोगों को बताने के लिए, इस चीज के लिए। हमारे बच्चे रोड पे पड़े हैं, वो मार खा रहे हैं, रो रही हैं। मैं तो कह रहा हूं आपको, कल मैं जो देखा जंतर मंतर पर 16-17 साल के बच्चे भी थे, जो उनका आक्रोश देखने को हमको बड़ा ताजुब लग रहा था। उनके अंदर एक ऐसी ताकत आ गई तो उनको जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था। पूछ रहे हैं कि भाई आपका ड्रेस आप पहने हो तो उसके ऊपर आपका नाम कहाँ है? तो मैं तो बोलता हूँ आरएसएस के लोग थे जो वहां पे खड़े हुए थे, और मोदी और शाह ने आरएसएस को लोगों को वहां पे भेजा था। मैं इस चीज का निश्चित करता हूँ। कालचा जो प्रकार झाला त्या प्रकारामध्ये याची पडसाद महाराष्ट्रामध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळाली. महाराष्ट्रामध्ये देखील जेव्हा मोदी सारखी परिस्थिती आहे. काल शिवाजी पार्क दादर परिसरामध्ये बरेचशा लोकांना ताब्यात घेण्यात आलेले. काय सांगणार? देश कुठेतरी तानाशाही मार्गावर चाललाय. कांग्रेस सत्ता में थी तो यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर इतने उन्होंने सब बातें, मैं क्या बोलूं, क्या क्या बातें उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या बातें नहीं की थी। आज इनका शिष्टाचार कहाँ चले गया है? हम तो ये सोचते हैं कि क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम शिष्टाचार को तो पालन करेंगे। लेकिन शिष्टाचार नाम की इनके अंदर चीज नहीं है। इनको सिर्फ गद्दी पाना था और गद्दी पा गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज संविधान के लिए राहुल गांधी जी, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, पूरे देश के अंदर क्या नाम पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और संविधान को लेके जा रहे हैं कि हमें संविधान के हिसाब से चलना है। डॉक्टर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लेकर हम इस देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस चीज को उनको खल रही है, इस संविधान को मानने को तैयार नहीं है। संविधान का बनाए हुए जो कानून है उनकी पक्तियां ये फाड़ कर फेंक रहे हैं। तो इनके अंदर संविधान का नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये और 5 साल रह गए सत्ता में तो ये संविधान को खत्म करके मोदी और शाह की सत्ता चलाएंगे। कालचे जे आंदोलक होते त्या आंदोलनामध्ये काही आंदोलकांचं म्हणणं असं आहे की जे इंडिया अलायन्सचे जे खासदार आहेत, हे ज्या खासदार होते, ह्या खासदार जर आंदोलन ठिकाणी आले असते, भेट दिली असती, नक्कीच परिस्थिती वेगळी असती. हा जो लाठीचार्ज झाला, ही लाठीचार्ज करण्याची हिम्मत देखील या लोकांमध्ये झाली. म्हणजे काय सांगणार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे तो उस पार्टी का नाम लेते हुए शर्म आती है, क्योंकि
कोई नियत अनियतियां उनके अंदर रही नहीं गई हैं। और बच्चे हैं, उनके ऊपर आप मार रहे हो, लाठी मार रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो। वो सिर्फ क्या चाहते थे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे। अगर धर्मेंद्र प्रधान सही है तो आप आइए, या मोदी जी आकर क्या नाम उसके बारे में जानकारी दें, क्या सही हुआ क्या गलत है। आप मीडिया के सामने आ नहीं रहे हो, आप एक साथ बोलना नहीं चाहते हो, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या हैं? इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हो आप हिंदुस्तान के लोगों को, इस भारत के लोगों को? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। एकीकडे देशामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळामध्ये पुलवामा सारखा जो घातपात झाला, त्याच्यानंतर मणिपूर हिंसाचार झाला आणि आता हे कालचं जो आंदोलन होतं हे आंदोलन झालं, यामध्ये हा हिंसाचार बघता नरेंद्र मोदी यांना काही फरक पडतो काय? नरेंद्र मोदी, मैं तो कहता हूं कि सरकार, सत्ता में बैठी हुई सरकार ये सब जानती है और ये जानबूझ के करा रही है। सिर्फ तब जब इलेक्शन आता है किसी प्रदेश का या देश का, तो कोई ना कोई हादसा कश्मीर में होता है। आखिर क्यों होता है? हमारी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, कोई ऐसा अब मुंबई ब्लास्ट का ले लीजिए। मुंबई ब्लास्ट हुआ, हमने, हमारे गृह मंत्री ने राजीनामा दिया, हमारे महाराष्ट्र के उस समय जो सीएम थे उन्होंने राजीनामा दिया। आप क्यों नहीं राजीनामा लेना चाहते हैं? आपके लोग जवाबदारी क्यों नहीं देना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। आप भी राजीनामा दीजिए ना, अगर वो गलत है उसको निकाल कर बाहर कीजिए। आप, देश की जनता ये चाहती है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वहां के नौजवान, तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? यार, आप नहीं चाहते धर्मेंद्र प्रधान सही है तो आप सामने आकर बोलिए, मीडिया को, देश को संबोधित करिए आप। सदर आता हे जे प्रकरण घडतात या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून धर्मेंद्र प्रधान आणि त्याचबरोबर आता अभिजित दीपके यांनी मागणी केली नरेंद्र मोदी यांचा देखील राजीनामा हवा, काय सांगणार? मैं सही कहता हूं, आप नरेंद्र मोदी को राजीनामा देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को राजीनामा देना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए। इंडिया अलायन्स आहे तर सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशामध्ये इंडिया अलायन्स खासदार आहेत, ते खासदार त्या आंदोलनस्थळी बरेचसे खासदार त्या ठिकाणी गेले नाही। विरोधी पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी राहुल गांधी आहेत, राहुल गांधींनी आंदोलनाला भेट दिली नाही। आंदोलनाला जर भेट दिली असे जर चित्र वेगळे असता, बऱ्याचशा आंदोलकांची ही भूमिका आहे। जर इंडिया अलायन्सचे जर खासदार आम्हाला भेटले असे आम्हाला सहकार्य केलं असतं तर नक्कीच ही परिस्थिती वेगळी आहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये थे कि ये नौजवानों का आंदोलन था और इस नौजवानों के बीच में पार्टियां सम्मिलित नहीं होना चाहती थी और नौजवानों का कहना था कि हम तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। 20-20 लोगों ने पेपर लीक में अपनी जानें दे दी हैं और उनको, बच्चे लोग को क्या, उनको राजनीति तो करना नहीं था। वो यही चाहते थे कि आप हमारे साथ इंसाफ करिए, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। बाकी वो किसी पार्टी और किसी संगठन के बारे में उनको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं था। बच्चे अपने भविष्य देख रहे थे, लेकिन फिर भी मोदी सरकार क्या नाम ना इस्तीफा उनका लेने के तैयार है, ना खुद क्या नाम उसके बारे में बोलने के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूं, मैं तो कांग्रेस की तरफ से मैं मोदी जी को कहूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत बाकी है तो आपको तुरंत राजीनामा देकर हट जाना चाहिए। ज्या पद्धतीने सीईटीचे पेपर लीक झाले त्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये टीईटीचा पेपर देखील लीक झालेला आहे। केंद्रामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये एकच परिस्थिती निर्माण झालेली, काय सांगणार आहे? आपलं नैतिक जबाबदार शिकून महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्र्यांनी देखील राजीनामा द्यायला हवा का? देखिए, नेट पेपर का ये, आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, हर साल एक ना एक इसके बारे में आप पेपर में या न्यूज में देखते कि आ रहा है कि यहाँ पर पेपर लीक हो गया, राजस्थान में पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश से पेपर लीक हुआ। एक एक जाल बिछा हुआ है और इसका सूत्र कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा हुआ है। आप ये सोचिए कि इस नेट परीक्षा को पास करने के लिए 1 से लेके 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पैसा आता है, इनको पैसा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इतनी भूख लगी हुई है कि आज तक इनका पेट भरा नहीं है 14 साल में। और इतना पहले 2014 में भारत का जो कर्जा था 54 लाख करोड़ के आसपास था, आज 200 के ऊपर जा रहा है। सोचिए आप कहां जा रहे हैं, ये सब सरकार कहां ले जा रही है देश को। आज हर एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उस पर 90,000 का कर्जा आता है। तो ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पिछली सरकार हम किस हिसाब से क्या नाम देश चलाती थी और मैं किस हिसाब से देश चला रहा हूं। अगर ऐसे चलता रहेगा तो देश तो गर्द में जाएगा ही, उसको कोई नहीं बचा सकता। नक्कीच कालची जी परिस्थिती खूपच भयावह परिस्थिती, त्या आंदोलनामध्ये संपूर्ण देशामधून विद्यार्थी आलेले होते, त्याचबरोबर बरोबर विद्यार्थिनी देखील होत्या। खूप भयानक परिस्थिती होती। विद्यार्थ्यासोबत जे पुरुष विद्यार्थी होते, मुलं होते, त्याबरोबर
मुली देखील होत्या, मुलींना देखील त्या ठिकाणी सोडल्या गेले नाही. अमानुषपणे त्यांच्यासोबत व्यवहार झालेले, त्यांना मारहाण झालेले, त्यांचे डोके फुटले गेलेले, अश्रुधुराच्या नळगंड्याचा वापर केलेला. त्याचबरोबर संसद परिसरामध्ये अक्षरशः बंदुकी रायफल ताणलेल्या गेलेल्या होत्या. आपण संपूर्ण काल मीडियामध्ये, विविध मीडियामध्ये बघितले असं कशा पद्धतीनं आपल्या देशाच्याच विद्यार्थ्या होत्या, आपल्याच मुलावरती रायफल ताणलेली. ही कुठेतरी एक शोकांतिकेची बाब मानल्या जात आहे. संपूर्ण देशामधून या घटनेच्या संदर्भामध्ये निषेध नोंदवला जात आहे. या संदर्भामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील कुठल्याही प्रतिक्रिया दिलेल्या नाही. जो 20 दिवसाचा जो काळ होता, त्या कार्यकाळामध्ये सरकारचे कोणीतरी त्यांनी पाठवायला हवं होतं, तेव्हाच हे आंदोलन दबलं गेलं असतं. याच्यामध्ये कुठली मध्यस्थी झाली नाही, कुठल्याही पद्धतीचं हे झालेलं नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकार बघतात कुठल्या तरी नरेंद्र मोदीचा म्हणायचा की अहंकार म्हणायचा की काय बोलायचं, अशा प्रतिक्रिया या देशामध्ये जाणवल्या जात आहेत. विविध नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळामध्ये बऱ्याचशे प्रकरण घडले, जसे मणिपूर झाले, पुलवामा झाला आणि आज हे झालं. शेतकऱ्याचे आंदोलन झालं दिल्लीमध्ये. बऱ्याचशा अशा परिस्थिती आहेत, परंतु नरेंद्र मोदी कुठल्याही आंदोलनाबद्दल काही बोलत नाही. आता येणाऱ्या काळामध्ये देशाची जनता या संदर्भामध्ये कशा पद्धतीचे आपले रुख आपणार आहे हे बघणारं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आंदोलन सध्या चालू आहे दिल्लीमध्ये, जंतर मंतरमध्ये अद्याप आंदोलनाची सांगता केलेली नाही. काल खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी देखील संसदेच्या आवारामध्ये बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या खाली आमरण उपोषणाला सुरुवात केलेली रात्रीपासून. या सर्व एकूण परिस्थिती पाहता येणाऱ्या काळामध्ये कशी परिस्थिती निर्माण होणार हे आपल्याला दिसणारच आहे. निर्भीड सम्राटसाठी सिद्धार्थ काळे, मुंबई.